अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। हमने ये देखना है कि जब हम मेटल्स या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी हमने पीछे निकाला है पिछली वीडियो में, रो इज़ इक्वल टू m/ne² टॉ। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो उसका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ होता है। उसका मतलब है व्हेन वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, जो उसकी कोलिजन होती है वो फास्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करेंगे फास्ट, तो एक दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है रिलैक्स करने का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम हो गया डिक्रीज़, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गए इंक्रीज़। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिमिलरली जब n इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टिविटी को होना चाहिए डिक्रीज़। तो जो मेटल का केस होता है उसके अंदर जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ कर जाता है, तो हमारी रेजिस्टिविटी जो मेटल्स की वो इंक्रीज़ कर जाती है टेम्परेचर के साथ। और जब टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर के केस में n इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ करती है और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज़ करती है। दोनों का रीज़न अलग अलग है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर है वो रिलैक्सेशन टाइम है। इसमें रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती है। इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रो नॉट क्या है, यहाँ पर हमने रो नॉट लिया ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी का मतलब होता है जब अभी तक हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, तो ये हमारी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी हो गई। उसके बाद रो जो है, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है तो रो उसकी रेजिस्टिविटी हो गई। तो इसकी चेंज इन रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो माइनस रो नॉट। तो रो माइनस रो नॉट जो भी चेंज इन रेजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी क्या है या आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया है। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने किसके लिए, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी के और चेंज इन टेम्परेचर के। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो रो माइनस रो नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रो नॉट इंटू डेल्टा टी। आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे अल्फा। अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू हो गई रो माइनस रो नॉट, अपॉन में रो नॉट चला गया और अपॉन में डेल्टा टी चला गया। तो अल्फा हो गया रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। अगर हम इसके यूनिट्स निकालें तो रो नॉट, रो ऊपर वाले के यूनिट होंगे ओम मीटर, नीचे वाले भी रो है तो ये ओम मीटर, और टेम्परेचर के होंगे केल्विन। तो ये हमारी अल्फ़ा की यूनिट निकल आए केल्विन इनवर्स। तो ये हमारे यूनिट भी निकल आए। अब मेटल के केस में क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब ये वाली जो रो है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टिविटी हो गई ज़्यादा और रो नॉट हो गई कम। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी कम है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हो गई ज़्यादा। तो अब ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम बोलेंगे कि अल्फ़ा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटल के लिए होता है पॉजिटिव। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है, मतलब ये हो गई वैल्यू कम और ये वाली वैल्यू हो गई ज़्यादा। तो कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो हमारे आंसर आएगा नेगेटिव में। तो हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर में जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि यहाँ पर अल्फ़ा पॉजिटिव क्यों है और अल्फ़ा सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव क्यों है, मेटल्स के लिए पॉजिटिव, क्योंकि मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ करेगी तो ये वैल्यू बड़ी हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। तो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। और सेमीकंडक्टर के केस में ये छोटी होती है वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है, और ये वैल्यू वाली बड़ी होती है। छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ़ा जो है वो सेमीकंडक्टर के केस में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, और मेटल्स के केस में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। तो आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी आप बता सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, करंट को जो अपोज करती है चीज़ उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी वायर की लेंथ बड़ी होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा।
ये रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये हमने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यहाँ से आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ जो कांस्टेंट आया वो आया रेजिस्टिविटी का। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब जिस तरह से रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मान लो R0 हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस आ गया वो RT आ गया, तो चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया RT माइनस R0। जो RT माइनस R0 है, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो R0 डेल्टा T आएगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इज इक्वल टू के साथ अल्फा आएगा, और अल्फा विल बी इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा T। ये हमने रेजिस्टिविटी के केस में भी सिमिलर किया था और यहाँ पर भी हमने सिमिलरिटी करी है। अब हो गया हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, मतलब करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट अपॉन में हो गया हमारा एरिया। अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट हो गए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा और E निकालते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए J क्या है। अभी ने पढ़ा J जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है, दैट इज इक्वल टू I बाई A, मतलब करंट अपॉन एरिया। ये जो हमारा कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, जो सिग्मा होता है वो 1 अपॉन रो के इक्वल होता है, और ये होता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम I इज इक्वल टू NEAVD या I इज इक्वल टू V ना, हम इससे स्टार्ट करेंगे। हमने ये एरिया को नीचे लेके आना है। करंट अपॉन एरिया जो है वो आपका बन जाएगा करंट डेंसिटी, और आपके पास सिर्फ बच जाएगा NEVD। अब VD का फॉर्मूला आपको पता है, सबसे पहला हमने वही डिराइव किया था, E टॉ अपॉन M। हम VD की जगह लिख देंगे E टॉ अपॉन M। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा NE स्क्वायर टॉ E अपॉन M। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, हमने रिलेशन J, E और सिग्मा के बीच में निकालना था। मेरे पास यहाँ पर J भी आ गया, मेरे पास यहाँ पर E भी आ गया, सिर्फ रह गया सिग्मा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, NE स्क्वायर टॉ बाय M। अगर आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद हो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। हम यहाँ पर देखें ये इसका उल्टा है, तो ये जो है अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है तो रेजिस्टिविटी के उल्टे को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, जिसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। तो J इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा E हो गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता किस कारण से है, ऑपोजिशन होती किस कारण से है, वो हमने यहाँ पर करना है।